जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 10th यूपी बोर्ड हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए हाथ से लिखे हुए नोट्स जिसको कहते हैं हैंड रिटन नोट्स। दोस्तों हम बता दे रहे हैं आपको कि अपने हाथ से लिखे हुए नोट्स से आपका रिवीजन करवा रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 है धातु एवं अधातु। तो दोस्तों ऐसे ही रिवीजन क्लास करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर सकते हैं। तो दोस्तों अध्याय नंबर 3 है, आइए हम पढ़ते हैं। अध्याय का नाम है धातु एवं अधातु। दोस्तों पहले हम पढ़ते हैं धातु क्या होता है। तो धातु दोस्तों ऐसे पदार्थ जो कठोर, चमकीले, आघातवर्धक, तन्य, धात्विक और ऊष्मा तथा विद्युतीय के सुचालक होते हैं, वह धातु कहलाता है। दोस्तों आपको समझ में आया होगा। जो कठोर होते हैं, चमकीले होते हैं, आघातवर्धकता होते हैं, तन्य होते हैं, ध्वनि होते हैं, ऊष्मा होते हैं तथा विद्युत के सुचालक होते हैं, उसे धातु कहते हैं। दोस्तों उसे धातु कहते हैं। उदाहरण के लिए नंबर 1 पर है सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम आदि धातु के रूप में पाए जाते हैं। दोस्तों धातुओं का उपयोग देखते हैं। धातु के उपयोग जो होता है इमारत, पुल, रेल की पटरी को बनाने में होता है एवं हवाई जहाज, समुद्री जहाज, गाड़ियों के निर्माण में, घर में उपयोग होने वाले बर्तन, आभूषण, मशीनों के पुर्जे आदि के निर्माण में किया जाता है। दोस्तों धातुओं के भौतिक गुणधर्म को देखते हैं। नंबर 1 पर है धात्विक चमक। अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है। धातु के इस गुणधर्म को धात्विक चमक कहते हैं। तो दोस्तों आप लोग सोना, चांदी, लोहा, एल्युमिनियम तो देखा होगा, वह मतलब चमकदार होता है, वही सब धातु होते हैं। तो धातुओं के भौतिक गुणधर्म, अभी भौतिक गुणधर्म है, बाद में आएगा रासायनिक गुणधर्म। नंबर 2 पर है आघातवर्धकता। ठीक है, धातु सामान्यतः कठोर होते हैं। ठीक है, और प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होती है। धातु के इस गुण धर्म को आघातवर्धकता कहते हैं। नंबर 3 पे है तन्यता। धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहते हैं। दोस्तों आपको समझ में आता होगा। तो दोस्तों चौथा पढ़ते हैं। जब धातुएं किसी कठोर सतह से टकराते हैं तब उनमें धात्विक ध्वनि उत्पन्न होती है। धातु के उस गुणधर्म को धात्विक कहते हैं, मतलब सोनोरस कहते हैं। दोस्तों जब दो कठोर धातुएं आपस में टक्कर खाती हैं तो वह ध्वनि उत्पन्न करती हैं। नंबर 5 पर है गलनांक। धातुओं के गलनांक उच्च होते हैं। धातु सामान्यतः ठोस अवस्था में होते हैं, किंतु पारा द्रव अवस्था में होता है। इसी का अर्थ यह है कि इसका गलनांक कम होता है। दोस्तों मात्र एक ऐसा धातु है जो पारा द्रव के रूप में होता है, या आपके एग्जाम में PYQ के रूप में, या PY मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है। तो दोस्तों धातु का गलनांक कम होता है। नंबर 6वां है ये तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उन्हें अधातुएं कहलाते हैं। तो दोस्तों समझ में आया होगा अधातु किसे कहते हैं। धातु फिर से पढ़ा देते हैं। अधातु ये तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक होते हैं। इसमें मेनली 2 चीज़ कहा गया है, ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक होते हैं। ठीक है,
विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, तथा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, आधातु कहलाते हैं। तब दोस्तों जो तत्व ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं आधातु कहलाते हैं। जैसे ऑक्सीजन -2 होता है, हाइड्रोजन -2 होता है, और Cl-1 होता है। ये सभी तत्व आधातुएं कहलाती हैं। आधातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होते हैं, होने के कारण ये ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक होते हैं। तो दोस्तों आधातु में क्या होता है, आधातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होने के कारण ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक होते हैं, आधातु कहलाता है। आधातु के उपयोग, तो दोस्तों हम पढ़ते हैं आधातु के उपयोग। आधातुओं के उपयोग के कुछ इस प्रकार हैं। नंबर 1, ऑक्सीजन जो होता है हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, जिसमें सजीव श्वसन करते हैं। तो ऑक्सीजन एक प्रकार का आधातु है जो ऋण आयन बनाता है, मतलब -2 करता है। नाइट्रोजन का उपयोग उर्वरकों में पौधों की वृद्धि हेतु किया जाता है, तो N-3 होता है, यह भी ऋण आयन होता है, इसी कारण ये आधातु के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्लोरीन का उपयोग जो तो है जल शुद्धिकरण प्रक्रम में किया जाता है, Cl-1 होता है, ये भी माइनस है, इसी के कारण आधातु में रखा गया है। तो दोस्तों अब हम पढ़ते हैं धातुओं के रासायनिक गुण। तो दोस्तों पहले हम बता दे रहे हैं आपको, सभी अभिक्रियाएं जो होता है रासायनिक गुण में आती हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं ऑक्सीजन से अभिक्रिया। ऑक्सीजन एक आधातु है, तो आधातु जब धातु से क्रिया करती है तो आधातु मतलब धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं, तथा जिनकी प्रवृत्ति क्षारीय होती है। तो दोस्तों जैसे O2 + Mg से अभिक्रिया करता है तो MgO के रूप में धातु ऑक्साइड के रूप में प्राप्त होता है, मतलब इसे धात्विक ऑक्साइड कहते हैं। मैग्नीशियम, इसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो दोस्तों लिथियम, सोडियम तथा पोटेशियम वायु के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करते हैं, जिसके कारण उनमें आग लग जाती है। मतलब दोस्तों लिथियम जो है और सोडियम, पोटेशियम वायु से मतलब ऑक्सीजन से, पहले ही लेक्चर में आपको बता दिए, जहाँ पर वायु पढ़ा जाएगा तो वहाँ पर ऑक्सीजन भी होगा, ठीक है, जिसके कारण उनमें मतलब बहुत तीव्र से अभिक्रिया करती है, जिसके कारण उसमें आग, चिंगारी पैदा हो जाती है। इस तेज अभिक्रिया को रोकने के लिए केरोसिन तेल में अर्थात मिट्टी के तेल में रखा जाता है, ठीक है, मिट्टी के तेल में रखा जाता है। जो सोडियम पोटेशियम था वो ऑक्सीजन से बहुत जल्दी अभिक्रिया कर लेता था, तब KO2 बन जाता था। तो दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया देखते हैं। जैसे Li+O2 है, तो यह Li+O2 है तो लिथियम ऑक्साइड हो गया। इसका संतुलित रासायनिक समीकरण देखते हैं दोस्तों। जैसे इसमें लिथियम, जैसे इसमें अभिकारक में देखते हैं ऑक्सीजन 2 है, और इसमें भी ऑक्सीजन 2 लग गया है, और लिथियम में इसमें 4 है तो इसमें भी 4 है, 2 दूना 4 हो जाता है। दोस्तों दूसरा उदाहरण देखते हैं। Na+O2 से अभिक्रिया सोडियम ऑक्साइड बन जाता है, तो इसमें सोडियम 4 है अभिकारक में, और सोडियम भी इसमें 4 है। तो दोस्तों ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन इसमें भी 2 है। नंबर 3 पे है कैल्शियम
और प्लस ऑक्सीजन से क्रिया कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। दोस्तों अभिकारक में कैल्शियम 2 है और उत्पाद में भी कैल्शियम 2 है, और अभिकारक में ऑक्सीजन 2 है और उत्पाद में भी ऑक्सीजन 2 है। दोस्तों देखते हैं जल से अभिक्रिया। नंबर 2 पर है जल से अभिक्रिया। तो दोस्तों धातु जल से अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस बनाती हैं। मतलब दोस्तों जैसे यहाँ पर दिया है धातु समझ लो Na है प्लस जल H2O से अभिक्रिया करती है। तो दोस्तों H2O से अभिक्रिया करती हैं तो सोडियम, तो दोस्तों हाइड्रोजन और H2 से अभिक्रिया जब करती है, हाइड्रोजन प्लस H2 से अभिक्रिया जब करती है तो हाइड्रोजन गैस प्लस NaO प्राप्त होता है। रासायनिक अभिक्रियाएं देखते हैं दोस्तों पहले नंबर पर सोडियम प्लस जल से अभिक्रिया करके सोडियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड तथा H2 निकालता है। दोस्तों जब कोई अभिक्रिया करेगा जल से जब कोई भी धातु अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन तो निकालेगा तथा हाइड्रोक्साइड भी बनाएगा। तो दोस्तों कैल्शियम प्लस H2 से क्रिया करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 निकालेगा। अगर दोस्तों एल्युमिनियम से अभिक्रिया जल से कराई जाती है तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन निकालेगा। तो दोस्तों तनु अम्लों से अभिक्रिया करते हैं, नंबर 3 पर है। तो दोस्तों तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया मतलब HCl से अभिक्रिया, इन्हें अभिक्रिया में लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो दोस्तों जैसे यहाँ पर Na एक धातु है तथा HCl एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो तनु अम्लों से अभिक्रिया जो होता है करते हैं तो इसमें हाइड्रोजन भी निकलेगा प्लस लवण बनेगा NaCl। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार कैल्शियम Ca तथा HCl से अभिक्रिया कराने पर कैल्शियम CaCl मिलता है प्लस और हाइड्रोजन मिलता है। तो दोस्तों तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं जब, तो इन अभिक्रियाओं में लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। दोस्तों हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है तो आइए देखते हैं। सोडियम एक प्रकार की धातु है, ठीक है, डाइल्यूट DIL यहाँ पर लिखा है, इसका मतलब है डाइल्यूट। तो सोडियम प्लस H2SO4 से जब अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम SO4 मतलब सोडियम सल्फाइड प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। दूसरी अभिक्रिया देखते हैं दोस्तों, एल्युमिनियम एक धातु है, एल्युमिनियम से जब H2SO4 से अभिक्रिया कराई जाती है तो एल्युमिनियम सल्फाइड तथा हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो दोस्तों तनु नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कराने पर हमें प्राप्त होता है, तनु नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कराने पर जो होता है तनु नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करके धातुएं नाइट्रिक तथा हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। नाइट्रेट तथा हाइड्रोजन गैस बनाती हैं दोस्तों, नाइट्रेट तथा हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। याद रखना दोस्तों, ये सब क्वेश्चन में आता है यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में। दोस्तों ये हाइड्रोजन नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करके नाइट्रोजन के ऑक्साइड तथा जल बनाते हैं, अतः तनु नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करने पर धातुएं हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। दोस्तों अपने नोट्स में ये सबको याद रखना, बहुत इम्पोर्टेंट है, आता है क्वेश्चन, बार बार पूछा जाता है। दोस्तों उदाहरण देखते हैं, जब सोडियम तथा नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कराने पर बनता है सोडियम नाइट्रेट तथा हाइड्रोजन गैस बनता है। नाइट्रेट अम्ल तथा हाइड्रोजन से क्रिया कराने पर नाइट्रेट तथा
ओ बनता है, मतलब जल निकलता है। दोस्तों धातुओं की लवणों से अभिक्रिया, धातुओं की लवणों से अभिक्रिया, धातु की अभिक्रिया जो होती है धातु लवण से कराने पर विस्थापन अभिक्रिया होती है। यदि धातु लवण वाले धातु से अधिक सक्रिय हैं तो वह उसे उसके लवण से विस्थापित कर देते हैं, अतः इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। दोस्तों पहले चैप्टर में आप अभिक्रिया के बारे में अभिक्रिया के प्रकार आदि पढ़े होंगे, आई होप याद होगा आप लोग को। विस्थापन अभिक्रिया आपको याद होगा, संयोजन अभिक्रिया याद होगा, वियोजन अभिक्रिया याद होगा। दोस्तों उदाहरण देखते हैं। Fe+CuSO4 से अभिक्रिया करता है। FeSO4 मतलब यहाँ Fe का मतलब है आयरन, ठीक है, आयरन सल्फेट तथा Cu निकलता है। दोस्तों धातुओं की प्राप्ति, मतलब धातु प्राप्त कैसे किए जाते हैं आइए पढ़ते हैं। पृथ्वी की भूपर्पटी धातुओं का मुख्य स्रोत है, मतलब भूपर्पटी जो होता है धातुओं का मुख्य स्रोत है, मतलब धातुएं जमीन के अंदर से निकाली जाती हैं। तो दोस्तों जब धातुएं जमीन के अंदर से निकाली जाती हैं तो सबसे पहले धातु के रूप में खनिज निकलता है, फिर अयस्क बनता है। तो दोस्तों जब जमीन से धातु निकाली जाती है तो धातु में खनिज तथा अयस्क आदि लगे होते हैं, इसको साफ किया जाता है। दोस्तों खनिज हम पढ़ते हैं, खनिज होता क्या है। दोस्तों पृथ्वी की भूपर्पटी में, ठीक है, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। मतलब भूपर्पटी मतलब जमीन के अंदर या पृथ्वी के अंदर प्राकृतिक रूप से जो तत्व या यौगिक पाए जाते हैं उसे खनिज कहते हैं। दोस्तों समझ में आया होगा इसके क्या होता है। कुछ स्थानों पर खनिजों में कोई विशेष धातु काफ़ी मात्रा में होती है जिससे निकालना लाभकारी होता है, इन खनिजों को अयस्क कहलाता है। दोस्तों खनिज होता क्या है, जैसे मान लो दोस्तों ज़मीन के अंदर से पहले 20 किलो निकाला गया धातु और एक 30 किलो निकाला गया धातु होता है, तो इस दोनों धातु में दोस्तों 30 किलो केजी वाला अयस्क होगा। दोस्तों 30 केजी वाला धातु जो होता है मतलब इस शुद्ध 20 केजी वाले धातु से शुद्ध धातु होता है, इसे ही अयस्क कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर भी लिखा हुआ है, नोट्स अपने हाथ हैंड रिटन नोट है दोस्तों। तो जो खनिज, ठीक है, कोई विशेष धातु काफ़ी मात्रा में मतलब अधिक मात्रा में होते हैं और विशेष भी होते हैं, ठीक है, जिसे निकालना लाभकारी भी होता है, इन खनिजों को अयस्क कहते हैं। दोस्तों समझ में आया होगा अयस्क। दोस्तों यहाँ पर देखते हैं अयस्क का सांद्रण, ठीक है, सांद्रण का मतलब होता है अलग करना, धातु से अयस्क को अलग करना, ठीक है दोस्तों। अलग का मतलब सेपरेट करना दोस्तों समझ में आया होगा आपको। तो दोस्तों हम देखते हैं मतलब अधिक क्रियाशील धातु कौन कौन से हैं, जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम जो धातुएं होती हैं वो अधिक अभिक्रियाशील होती हैं, और मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं जैसे जड़ियन, जिंक हो गया, Fe हो गया, आयरन हो गया, Pb हो गया, Ni हो गया, मतलब जिंक, आयरन, लेड, नाइट्रिक। दोस्तों कम क्रियाशील धातुएं जो होता है Hg हो गया, Ag हो गया, Cu हो गया, Au हो गया। मतलब दोस्तों सोना चांदी, ये सोना है, ये चांदी है, ये Ag है,
तो दोस्तों सोना चांदी में अभिक्रिया जल्दी नहीं करता है, इसीलिए इसको कम अभिक्रियाशील धातु कहा जाता है। दोस्तों अधिक अभिक्रियाशील में जो होता है गलित अवस्था में विद्युत अपघटन जो होता है धातु के रूप में होता है, और इसमें माध्यम अभिक्रिया जो होती है कार्बोनेट और सल्फाइड निस्तापन भर्जन ऑक्साइड CuAl, और इसमें कम अभिक्रियाशील धातुओं में सल्फाइड भर्जन तथा सल्फाइड से ऑक्साइड बनाने के लिए भर्जन प्रक्रिया किया जाता है, और ऑक्साइड से धातु बनाने के लिए अपचयन अभिक्रिया किया जाता है। दोस्तों आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया होगा लेक्चर को दोबारा देखिए, लाइक सपोर्ट सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू दोस्तों।